नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश राज करता था उसके बारे में अंतिम लेक्चर पढ़ा था, अंतिम क्लास पढ़ा था। अगर आपने कलचुरी वंश के पूरे लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, ठीक है। बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, तो सारे शासक उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उस पूरे के पूरे कलचुरी वंश के लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे उसके आगे कवर्धा के फणी नागवंश। कवर्धा के फणी नागवंश, तो इसके बारे में मैं शुरू में बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जब हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में देख रहे थे तो हमें 4 राजवंशों के बारे में पढ़ना था। एक कलचुरी, एक नागवंश, एक सोमवंश था, कांकेर का सोमवंश, जिसे मैंने प्राचीन इतिहास के सोमवंश के साथ कंप्लीट करा दिया था, क्योंकि प्राचीन इतिहास में हमने 3 सोमवंश के बारे में देखा था। इसलिए चौथा जो कांकेर के क्षेत्र में सोमवंश आता है, मध्यकालीन समय में आता है, उसे भी मैंने उसी के साथ कवर करा दिया था, ठीक है। और चौथा बचता है काकतीय राजवंश, काकतीय। तो कलचुरी हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम नागवंश को देखेंगे और सोमवंश भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और काकतीय सबसे अंत में देखेंगे, ठीक, क्योंकि ये मध्यकालीन के उत्तरार्ध के समय देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य से उत्तरार्ध, उसके बाद फिर मराठा काल आ जाता है, जैसे कि कलचुरी के समय आया। तो ये समकालीन थे एक समय से देखा जाए तो, आपके काकतीय और कलचुरी भी समकालीन रहे होंगे, ठीक। तो आज हम देखेंगे नागवंश। नागवंश पर अभी हमें फोकस करना है। तो नागवंश जो था, जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में नागवंश जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके 2 शाखा थी। 2 शाखा कौन कौन सी? एक तो कवर्धा के फणी नागवंश और एक बस्तर या चक्रकोट या भ्रमरकोट के छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश के बारे में कहीं पढ़ा लग रहा है, सुना लग रहा है? अगर हमारे लेक्चर्स के साथ आप डेली जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जाजल देव प्रथम के समय हमने पढ़ा था छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। तो ये वही नागवंशी है, ठीक है। तो छिंदक नागवंश पढ़ना है और एक फणी नागवंश पढ़ना है। तो आज हम फणी नागवंश पढ़ेंगे, किसके? कवर्धा के फणी नागवंश, ठीक। तो कवर्धा के फणी नागवंश, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी तक था। लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल था। तो बोल सकते हैं कि ये कलचुरियों के समकालीन रहेंगे? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका शासन क्षेत्र देखते हैं। तो शासन क्षेत्र ये कवर्धा के अंतर्गत आता है। इसका संस्थापक कौन था? तो अहिराज था, अहिराज। अब कवर्धा के फणी नाग, इसको साथ में ही बोलना ना आपको, कवर्धा के फणी नागवंश और छिंदक नागवंश बोलता है तो बस्तर या भ्रमरकोट के छिंदक नागवंश ही बोलना है, ठीक है। बस्तर के छिंदक नागवंश ऐसे, और कवर्धा के फणी नागवंश, ताकि आपको याद रहे कि इनका शासन क्षेत्र भी कौन सा था, ठीक। संस्थापक कौन थे? तो अहिराज थे। फणी नागवंश के संस्थापक अहिराज थे। स्रोत जहां से इनकी जानकारी प्राप्त होती है वो क्या है? तो पचराही से प्राप्त पुरातात्विक, कवर्धा क्षेत्र में पड़ता है पचराही, वहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध इस वंश से, वहां से प्राप्त जो पुरातात्विक अवशेष है उनका संबंध इस कवर्धा के फणी नागवंश से है, ठीक है। और एक मड़वा अभिलेख भी मिलता है, एक मड़वा अभिलेख भी मिलता है, वहां से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आगे हम देखेंगे। फिर इस वंश के राजा हययों के मांडलिक थे। हययों मतलब कलचुरियों के मांडलिक थे। मैंने जब आपको कलचुरी प्रशासन की इकाई पढ़ाई थी तब उसमें मैंने बताया था कि मांडलिक होते थे। मांडलिक के ऊपर आपका जनपद होता था मेरे ख्याल से, हाँ। तो जनपद का महामंडलेश्वर होता था, मांडलिक के ऊपर महामंडलेश्वर। तो ये वो मांडलिक हैं, यही वो लोग हैं जो कलचुरी प्रशासन में आते थे। तो उनके अंतर्गत ये फणी नागवंश भी एक साथ, जो कवर्धा के फणी नागवंश थे वो कलचुरियों के मांडलिक होते थे। मैं मांडलिक को बता रहा था कि ये कलचुरियों की प्रशासनिक इकाई होती थी, उसी इकाई के अंतर्गत ये कवर्धा के फणी नागवंश शासन करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो है वंशी मतलब कलचुरी ही है, ठीक।
अगर आपने प्रशासनिक इकाई वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, साहित्य, कला, भाषा, प्रशासनिक इकाई, राज्य के अधिकारीगण, इन सब का अगर वीडियो नहीं देखा है कलचुरी शासन में, तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रायः क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, शासकों से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्रायः क्वेश्चंस ज़्यादातर अधिकतर आजकल देखा जा रहा है कि आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले पॉइंट हैं, जैसे साहित्य, भाषा मैंने बताया, उस क्षेत्र से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे। तो एक बार उन लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। सारे ही लेक्चर मैंने निमोनिक कोड्स और रिलेटिव मेथड्स के माध्यम से याद कराए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया पद, ये जो मांडलिक हुआ करते थे कलचुरियों के। ठीक, अब इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, तो इन प्रमुख शासकों का नाम मैंने याद कराया था आपको, एक बार मैं यहाँ बताता हूँ आपको। इन सभी प्रमुख शासकों के नाम आपको अहिगो रामो के नाम से याद रखना है। क्या, एक निमोनिक कोड है अहिगो रामो। अहिगो से अहिराज, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव और मो से मोनिक देव। तो ये इसके प्रमुख शासकों का क्रम है ना। और क्रम कैसे है, तो पहला, छठवां, 24वां और आखिरी। ठीक है, क्रम कैसे है, तो पहले नंबर में आपका अहिराज आएगा, फिर 6वें नंबर का था गोपाल देव, फिर 24वें नंबर में आपके रामचंद्र देव आते हैं, फिर उसके बाद जो आते हैं मोनिक देव, वो अंतिम शासक रहते हैं। तो ये जो अहिगो रामो मैंने बताया, ये प्रमुख शासकों का क्रम है इस वंश का। और ये प्रमुख शासकों का क्रम कैसा था, तो अहिगो था वो अहिराज संस्थापक है, तो पहला ही होगा। गोपाल देव जो आता है वो 6वें नंबर का शासक रहता है उस क्रम में। रामचंद्र देव 24वें नंबर का शासक रहता है, और मोनिक देव सबसे अंतिम नंबर का शासक रहता है। ठीक, ये आपको याद रखना। तो अहिगो रामो में अहिराज तो देख ली, संस्थापक है। गोपाल देव पढ़ना है, गोपाल देव, तो गोपाल देव ने क्या क्या कार्य कराए हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका देखने को मिलता है भोरम देव मंदिर का निर्माण। भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन कराता है, तो गोपाल देव कराता है। कब कराता है, तो 1089 ईस्वी में। 1089 ईस्वी 11वीं शताब्दी के अंतर्गत इसने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ, तो छपरी के निकट चौराग्राम में। छपरी के निकट, छपरी एक जगह है कहाँ, गवर्धा में, उसके ही समीप एक ग्राम है चौराग्राम, बहुत ही फेमस है भोरम देव के नाम से। चौराग्राम में इसने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। और ये भोरम देव कैसा मंदिर है, तो ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, शासक गोपाल देव रहते हैं। इनका शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो पुजारी पाली शिलालेख। पुजारी पाली आपके वर्धा क्षेत्र में आता है, तो पुजारी पाली शिलालेख से गोपाल देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और समस्त शासकों के बारे में मड़वा भी लेके याद रखना। ठीक, फिर लक्ष्मण देव राय। अब ये जो मंदिर का निर्माण कराया, मंदिर खुद तो नहीं कराया, एक सहयोगी भी रहा होगा इसका। तो किसके द्वारा, इसके अंतर्गत एक लक्ष्मण देव राय थे, लक्ष्मण देव राय। इस लक्ष्मण देव राय के द्वारा, इसके सहयोग से इस मंदिर, भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये छपरा के प्रतिमा लेख से, छपरा में स्थित कोई प्रतिमा लेख है, वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। गोपाल देव से संबंधित शिलालेख पुजारी लेख, पुजारी पाली का। लक्ष्मण देव राय एक सहयोगी थे, कहाँ से प्राप्त होगा, तो छपरा के प्रतिमा लेख से। क्यों, क्योंकि भोरम देव के अंदर प्रतिमा स्थापित है, तो प्रतिमा लेख से जानकारी मिलती है, ऐसे रिलेट करेंगे। ठीक है, फिर वंश कौन से, तो फणी नाग वंश हम देख ही रहे हैं। शैली कैसी है इस मंदिर की, तो सप्तभूमि शैली, नागर शैली है, चंदेल शैली है। नागर शैली है, चंदेल शैली है। ठीक है, चंदेल शैली क्यों बोला जा रहा है, ये भी इसका आगे मैं रीज़न बताऊंगा। नागर शैली क्यों बोला जा रहा है, ये भी बताता हूँ। और सप्तभूमि शैली, सप्तभूमि शैली, अब इसको नाम याद रखना कि इस मंदिर को सप्त शैली भूमि के नाम से भी याद रहते थे। नागर शैली में बताता हूँ, मुख्य रूप से 3 शैलियाँ चलती थी। मैंने जहाँ भी शैली का नाम है मैंने बताया कि आपके भारत वाले जो क्षेत्र है वहाँ 3 शैलियाँ चलती थी। जो दक्षिण के क्षेत्र है वहाँ द्रविड़ शैली, उत्तर को जो क्षेत्र है वहाँ नागर शैली, और मध्य क्षेत्र में वेसर शैली मिलती थी। और इस उत्तर और दक्षिण का प्रभाव भी इस मध्य क्षेत्र में देखने को मिलता था। तो उसी का एक स्थापत्य कला का नमूना है नागर शैली का भोरम देव। तो भोरम देव नागर शैली में बना, ये भी माना जाता है। और चंदेल शैली, चंदेल शैली क्यों, तो आगे का पॉइंट पहले पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का खजुराहो के मंदिर के समान है, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर के समान है। कौन, भोरम देव। तो भोरम देव मंदिर जो है मध्य प्रदेश का जो खजुराहो का मंदिर है उसी के समान है, क्योंकि वहाँ भी जो बाहर में उकेरे गए दृश्य हैं सेम टू सेम भोरम देव भी मंदिर में भी वैसे ही है। ठीक है, अगर कोई गया हो तो होगा तो उन्होंने देखा होगा। ठीक, सेक्सुलाइज समझ सकते हो कि सेक्सुलाइज जो मूर्तियाँ हैं वैसा वहाँ निर्मित किया गया है। तो खजुराहो में भी है और भोरम देव में, इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो मतलब भोरम देव। अब इस खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने कराया था, चंदेल शासकों ने कराया था। और उसी के समान भोरम देव मंदिर है, इस वजह से इसे चंदेल शैली में निर्मित भी माना जाता है, चंदेल शैली में निर्मित भी माना जाता है। ठीक है, विशेष देखते हैं। भोरम देव मंदिर यहाँ की कलाकृति मूर्तियों के कारण कला तीर्थ भी कहलाता है। कला तीर्थ, छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ किसे कहा जाता है,
तो भोराम देव को कहा जाता है। क्यों? मैंने बताया वहाँ की कलाकृति और मूर्तियाँ मतलब बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की, इस वजह से। और देखने में तो मैंने बताया किस तरीके से खजुराहो से किस तरीके से मेल खाता है, और उसका जो उत्कीर्णन किया गया है उनके अलावा उनके अतिरिक्त भी जो मूर्तियाँ वो भी बहुत ही विशिष्ट प्रकार की हैं। इस कारण इसे कला तीर्थ का स्थान दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ठीक, तो ये था गोपाल देव के अंतर्गत भोरम देव मंदिर का निर्माण कराता है 1089 ईस्वी में, तो 11वीं शताब्दी में छपरी के निकट चौरा ग्राम में। गोपाल देव की जानकारी आपके पुजारी पाली शिलालेख से मिलती है। किसके द्वारा? तो सहयोगी थी इसका लक्ष्मण देवराय, जिसका बारे में जानकारी छपरा के प्रतिमा लेख से मिलती है। ठीक है, तो प्रतिमा का निर्माण कराया करके प्रतिमा लेख। फणी नागवंश से रिलेटेड है ये। सप्तभूमि शैली, नागर शैली, चंदेल शैली, इस शैली में बना है ये माना जाता है। कैसे कैसे मैंने बता दिया, किस किस के नाम से क्यों क्यों बोला जाता है। फिर मध्य प्रदेश के खजुराहो के समान इसको बोला जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाएगा इसे। और इसकी मूर्तियों और कलाकृतियों की विशेष महत्व के कारण इसे कला तीर्थ का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये था आपके गोपाल देव से संबंधित पॉइंट्स। अब आप आगे देखते हैं, अहिगो हो गए, रामो में देखते हैं। रामो में आपका रामचंद्र देव आएगा, रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव बहुत ही प्रमुख, बहुत ही फेमस शासक है। किसके? फणी नागवंश के। इनकी शादी होती है राजकुमारी अंबिका देवी के साथ। राजकुमारी अंबिका देवी के साथ इनकी शादी होती है, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि राजकुमारी अंबिका देवी के साथ रामचंद्र देव का विवाह होता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे मड़वा महल। मड़वा महल मंदिर का निर्माण कराता है और छेरकी महल का निर्माण करता है कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव मड़वा महल का निर्माण कराते हैं और छेरकी महल का निर्माण कराते हैं। मड़वा महल में बोला जाता है, इसे दुल्हादेव महल मंदिर भी बोला जाता है, दुल्हादेव के नाम से भी जाना जाता है। कौन? मड़वा महल। तो मड़वा मतलब छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि मड़वा में ही मंडप में बोला जाता है, मड़वा को मंडप बोला जाता है हिंदी में। और इस यहीं क्या होता है? विवाह कार्य किया जाता है। तो ये जो मड़वा महल है, यहीं पर इसने अंबिका देवी के साथ विवाह किया था, इसलिए इसे दुल्हादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वयं दुल्हा बना था वहाँ। तो दुल्हादेव मंदिर किसे बोला जाएगा? इसी मड़वा महल को बोला जाएगा। मड़वा क्यों? ये समझ गए, यहाँ शादी किया था तो मड़वा गड़ाया था, और वहाँ दूल्हा बन के आया तो दुल्हादेव। ठीक है, ये था। फिर इसी के साथ अब ये कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। तो छपरी ग्राम में है, छपरी ग्राम में कवर्धा पर स्थित है। ठीक है, 1349 ईस्वी में, लगभग 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, 1349 ईस्वी में। ठीक, याद रखना है, अंबिका देवी के द्वारा किया गया था। पहले तो मड़वा महल था, दुल्हादेव बना दिया गया अंबिका देवी के द्वारा। ठीक, अब इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के, कौन सा? दुल्हादेव मंदिर या मड़वा महल के अंतर्गत एक गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। कितने स्तंभों पर? ये पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। जो मड़वा महल है, यह दुल्हादेव मंदिर है, जो कि एक शिव मंदिर है, अंबिका देवी के द्वारा बनवाया गया, जो कि 16 स्तंभों पर टिका हुआ है, याद रखना। फिर छेरकी महल, इस छेरकी महल को भी याद रखना, बहुत ही विशेष महत्व है इस छेरकी महल का भी। कभी पूछा जाता है कि छेरकी महल मतलब ऐसा कौन सा मंदिर या महल है जहाँ जो छेरी है, छेरी मतलब बकरी, छत्तीसगढ़ी में छेरी बोलते हैं उसको, वहाँ उसका स्मेल आता है, तो ये छेरकी महल है ना। ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ पर है? तो ये चौरा ग्राम में है। चौरा ग्राम में हमने भोरम देव मंदिर देखा, चौरा ग्राम यही है। छपरी में देखा, छपरी के निकट ही है, तो छपरी में मड़वा महल है, जिसे दुल्हादेव मंदिर भी बोला जाता है। दोनों याद होगा। फिर शिलालेख, इससे संबंधित एक शिलालेख मिलता है जिसे मड़वा मंदिर शिलालेख लेता है, जिसके बारे में समस्त राजाओं की जानकारी मिलती है। मैंने शुरू में बताया आपको कि शिलालेख आपको याद रखना है, मड़वा शिलालेख यहाँ पर जानकारी मिलती है करके। पचराही के से पुरातात्विक अवशेष से संबंधित है, फणी नागवंश साथ में मड़वा अभिलेख से भी संबंधित है, ये मैंने बताया था। पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष फणी नागवंश से रिलेटेड है, और इस वंश के बारे में जानकारी मड़वा शिलालेख से प्राप्त होती है, याद रखना। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशी राजाओं का मड़वा मंदिर शिलालेख 1349 ईस्वी का है, जिस समय आपका मड़वा महल या दुल्हादेव मंदिर बना था। अब इसके अंतिम शासक आता है मोनिंग देव। ये मोनिंग देव क्या रहता है? अंतिम शासक रहता है। मोनिंग देव आपका अंतिम फणी नागवंशी शासक रहता है। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। ठीक है, ये रामचंद्र इस वंश के नहीं ना, आप इसको मत ले लीजिएगा कि ये आपके रामचंद्र देव जो है इसी वंश का थे क्या, तो नहीं, ये रामचंद्र देव अलग वंश के हैं। मोनिंग देव मुझे अभी हाल फिलहाल में याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। तो रामचंद्र देव जो हैं वो मोनिंग देव को पराजित कर देते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये रामचंद्र देव मेरे ख्याल से कलजुरी वंश के हैं। ठीक है, तो वही देखा हमने। मोनिंग देव अंतिम शासक थे। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार
इसने रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। ठीक है, मोनिंग देव यहाँ वाला नहीं है, ये कलचुरी वाला है। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो इतना था आपके कवर्धा के फणिनाग वंश के बारे में। ठीक, अहिगो रामो से इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अहिराज प्रथम था, गोपाल देव छठवां था, रामचंद्र देव 24वां और मोनिंग देव आखिरी शासक रहता है। इस मोनिंग देव को जो कलचुरी का वंश का था ना, जो रायपुर के कलचुरी वंश का जो रामचंद्र देव रहता है, वो इसे हरा देता है। ठीक है, और इस प्रकार इसे कवर्धा के फणिनाग वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी के वीडियो में इतना ही। आप इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस मड़वा महल और छेरकी महल के साथ आप कवर्धा महल भी याद रखना। कवर्धा महल यहाँ पर विजिबल नहीं होगा अच्छे से, तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। कवर्धा महल, एक कवर्धा महल भी आता है जिसका डिज़ाइन धर्मराज सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, ये याद रखना आपको, धर्मराज सिंह द्वारा किया गया था कवर्धा महल का डिज़ाइन जो है। और इसका जो प्रथम गेट कौन सा है, तो हाथी गेट या हाथी दरवाजा है। ठीक है, किसका, कवर्धा महल का। तो कवर्धा महल में क्या, महल में पहले के ज़माने में हाथियाँ रहते थे, तो हाथी गेट इसका प्रथम गेट है। ठीक, और इसका डिज़ाइन किसने किया था, धर्मराज सिंह ने किया था। तो धर्मराज हाथी पर बैठ के कवर्धा महल जाते थे, इस तरीके से आप याद रख सकते। धर्मराज हाथी पर बैठ के कवर्धा महल जाते थे। ठीक, और एंट्री कहाँ से लेंगे, पहले गेट से लेंगे, तो प्रथम गेट। ठीक है, तो कवर्धा महल से कवर्धा महल, डिजाइन जो रहेगा वो धर्मराज सिंह, और हाथी पर बैठ के जाते थे प्रथम गेट से, तो हाथी गेट से प्रथम गेट। ठीक, इतना आपको याद रखना है इस वंश के बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं इस वंश में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भोरमदेव मंदिर हो गया, आपके मड़वा महल हो गया, छेरकी महल हो गया, तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है। तो आपको ये आसानी से याद कराया है मैंने ट्रिक्स के माध्यम से, तो आप ये याद करते चलिएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, इस सीरीज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।